हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर से नेटवर्क सिक्योरिटी के अपन साथियों टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों अपन देखेंगे फायरवॉल और उसकी ओएसआई लेयर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे किसके बारे में, प्राइवेसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ईमेल सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, और रेड के गुणों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अपन 50 एमसीक्यूज देखेंगे। जैसा आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा वैसे ही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इसकी जो थ्योरी की क्लास है वो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई। तो बात करें मेरे भाई, आपके पास में पहला सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है कि कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। एक चीज़ और मैंने ये किया मेरे भाई कि मैंने बाइलिंगुअल दोनों को कर लिया है। मतलब कि साथियों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग हैं जिन साथियों के साथ में क्या कहते हैं, हिंदी वाले जो टर्म्स हैं उनको समझ में नहीं आती हैं, तो वो इंग्लिश वाला अपन कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई कंप्यूटर सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई 30 नवंबर का बात आती है। 30 नवंबर को ये मेरे भाई बनाया जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है मेरे भाई, 30 नवंबर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। थोड़ा सा इसका सीक्वेंस में चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर से बी लिखा गया ना, इसको चेंज करते हैं। हो गया चेंज। तो यहाँ पर से मेरे भाई 30 नवंबर को याद रखना है कंप्यूटर सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। बोले तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है वो 30 नवंबर को बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। दूसरा आपके पास में से दे रखा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति किसी सेंडर की पहचान लेकर रिसीवर को डेटा भेजता है तो यह किस सिद्धांत का उल्लंघन है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगा, मतलब कि प्राइवेसी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। बात करें इसके बारे में साथियों, तो देखो साथियों इसके अंदर से क्या होता है कि मैसेज जब एक सेंडर से साथियों रिसीवर को भेजा जाता है तो सेंडर और रिसीवर के अलावा साथियों किसी पर्सन या फिर थर्ड पर्सन होता है उस मैसेज के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये अंदर से बात करें तो मेरे भाई ये अंदर से क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब कि साथियों जिस नेटवर्क में प्राइवेसी बनी रहती है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन साथियों क्या होता है कि उल्लंघन होता है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करते हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में, ऑथेंटिकेशन के अंदर से होता है कि जब डेटा जब के अंदर से क्या होता है कि मेरे भाई डेटा जब सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है तो रिसीवर को सेंड करने वाले जो सही आइडेंटिटी प्राप्त हो उसी को अपन ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं। सपोज करो आपके पास में एक तो ये आपके पास में सेंडर है, ठीक है, और ये आपके पास में रिसीवर है। अब इसके पास में इसने क्या किया, हाई मैसेज सेंड किया। अब इसके पास में जा रहा क्या रहा है मेरे भाई, हेलो जा रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना मेरे भाई। तो यहाँ पर से इसके पास में हाई मैसेज जहाँ जाना चाहिए तो ये ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलता है। एक आता है मेरे भाई कौन सा, इंटीग्रिटी आता है। इंटीग्रिटी के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई क्या होता है कि मैसेज जब सेंडर के द्वारा भेजा जाता है तो वही मैसेज रिसीवर प्राप्त करता है, तो उसके साथ अपन क्या कह सकते हैं कि मैसेज की डेटा इंटीग्रिटी अपन कह सकते हैं, ठीक है। और सपोज करो कोई तीसरा व्यक्ति है, वो सेंडर्स के द्वारा भेजे गए मैसेज को मॉडिफाई कर साथियों क्या कर देता है, रिसीवर के पास में भेज देता है। बाद में मैसेज भेजने के बाद में साथियों उसके अंदर से क्या होता है कि जो डेटा इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाती है, याद रखना है, ठीक है। मेन रूप से अगर बात करें तो देखो साथियों कि मॉडिफिकेशन के द्वारा डेटा इंटीग्रिटी को अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक किया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई आपके पास में देखा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर से बात करें तो क्या होता है कि सेंडर जब कोई मैसेज है ना वो रिसीवर को भेजता है तो साथियों रिसीवर उस सेंडर के लिए हमेशा क्या होता है मेरे भाई, अवेलेबल होना चाहिए, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो मेरे भाई दूसरा सवाल दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, अच्छा सवाल है, याद रखना है, इसको अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं। बात करें इसके बारे में मेरे भाई तो देखो आपके पास में से क्या दे रखा है, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा एक तरफ आपको अटैक एक्शन दे रखी है और दूसरी तरफ आपको प्रिंसिपल ब्रेक हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रखी है। सबसे पहले अगर बात करें देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास में दे रखा कौन सा, इंटरसेप्शन दे रखा है। इंटरसेप्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है वो याद रखना, इंटरसेप्शन का जो प्रयोग है मैसेज की जो प्राइवेसी को ब्रेक करना कर देता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से ये अपन कॉन्फिडेंशली लगा देते हैं, यहाँ पर से कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पर से गोपनीयता जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई फैब्रिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, फैब्रिकेशन के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई के अंदर से क्या होता है कि फैब्रिकेशन के द्वारा ऑथेंटिकेशन है वो ब्रेक हो जाता है, याद रखना है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मॉडिफिकेशन के अंदर से, तो मॉडिफिकेशन के अंदर से क्या होता है मेरे भाई, इंटीग्रिटी यहाँ पर से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला कथन देखते हैं, तो सेंडर और रिसीवर जब मैसेज एक्सचेंज करते हैं तो कोई भी पार्टी कम्युनिकेशन को मना नहीं कर सकती है। इसे अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई, नॉन रेपुडिएशन कह सकते हैं, याद रखना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल का हिस्सा है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के रूप में किसे जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, तो याद रखना बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, जॉन मैकेफी, तो यहाँ पर से मेरे भाई, यहाँ पर से क्या अंदर रखा है, जॉन मैकेफी के अंदर से बात करें तो मेरे भाई इनके द्वारा साथियों एंटीवायरस का जनक इनको कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, रे टाइमलिंसन, इनके द्वारा साथियों क्या बनाया गया था, तो याद रखना मेरे भाई पहला एंटीवायरस विकसित किया गया था, कौन सा, वो भी याद रखना, रिपर। कौन सा विकसित किया गया था मेरे भाई, रिपर था ना, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, पहला एंटीवायरस था वो, ठीक है। और बात करें जैसे एलन ट्यूरिंग के द्वारा साथियों, इनके द्वारा साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो जो आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान की इन्हीं के द्वारा रखी जाती है, और एआई की जो खोज की संकल्पना है वो भी इन्हीं के द्वारा दी जाती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि सक्रिय हमले बोले तो एक्टिव अटैक के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या देख रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, मतलब कि संदेश में बदलाव हो सकता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है मस्करेड, ये बात भी ठीक आती है। तीसरा बात करते हैं रिप्लाई, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। डिनाइल ऑफ सर्विस, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डेटा ट्रांसमिशन की जासूसी या फिर मॉनिटरिंग करना क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, इसके अंदर से साथियों डेटा ट्रांसमिशन की जो जासूसी या फिर मॉनिटरिंग करना होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पैसिव अटैक कहा जाता है, याद रखना है। दो प्रकार के अटैक आपको देखने को मिलेंगे, एक तो एक्टिव अटैक मिलेगा, एक पैसिव अटैक मिलेगा। तो पैसिव अटैक आप समझ चुके हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं कि एक्टिव अटैक क्या होता है। एक्टिव अटैक में साथियों डेटा स्ट्रीम के साथ में मॉडिफाई करना होता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये क्या है, डिनाइल ऑफ जो सर्विस आ जाती है ये एक्टिव अटैक का एक प्रकार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि OSI मॉडल में फायरवॉल का मुख्य रूप से किस लेयर पर काम करता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है। इसके बारे में अगर बात करें तो OSI मॉडल में मेरे भाई 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड लेयर पर जो साथियों यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात करें तो OSI जो मॉडल में साथियों थर्ड लेयर जो कि नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर से बात करें तो सभी जो पैकेट्स हैं वो श्योर्स हैं, उसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज़ कर यहाँ पर से किया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से याद करना है मेरे भाई कौन सा, नेटवर्क लेयर पर काम होता है। मतलब कि मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो OSI मॉडल में फायरवॉल मुख्य रूप से साथियों जो थर्ड लेयर होती है बोले तो नेटवर्क लेयर है, उस पर काम करता है, ठीक है। जब अपन OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि फायरवॉल की सीमाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं, यह यूज़र को हानिकारक वेबसाइट एक्सेस करने से नहीं रोक सकता है, ये बात यहाँ पर से सही आती है। दूसरा बात करते हैं तो पहले से इन्फेक्टेड नेटवर्क को सिक्योर नहीं कर सकता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायरस से इन्फेक्टेड फाइल ट्रांसफ़र को सिक्योर नहीं कर सकता, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पासवर्ड के मिसयूज़ को नहीं रोक सकता है, ये बात भी यहाँ पर से देखने को मिलेगी मेरे भाई, ये बात भी सही आ जाती है। बात करें तो देखो मेरे भाई जो फायरवॉल की जो लिमिटेशन है उसमें से अंदर से अगर बात करें, यह यूज़र को साथियों हानिकारक वेबसाइट को एक्सेस करने से नहीं रोक सकता है। पहले से साथियों इन्फेक्टेड जो नेटवर्क को सिक्योर नहीं कर सकता है, ये भी याद रखना है। और वायरस से इन्फेक्टेड फाइल को साथियों सॉफ्टवेयर और जो ट्रांसफ़र है उसके लिए भी सिक्योर नहीं कर सकता है, याद रखना है। और पासवर्ड के मिसयूज़ भी को भी नहीं रोक सकता है, ये भी याद रखना। तो चारों कथन आपके यहाँ पर से सही रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वह कौन सा फायरवॉल है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और इनकमिंग
पैकेट को सुरक्षा नियमों के आधार पर फिल्टर करता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही रहता है वो रहेगा पैकेट फिल्टर फायरवॉल रहता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। अब और बात करने जैसे स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में, तो मेरे भाई याद रखना स्टेटफुल फायरवॉल है, ये ऑन गोइंग पैकेट्स को मॉनिटरिंग करता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से रखा है नेट फायरवॉल। तो मेरे भाई नेट इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सेस और ब्लॉक करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सर्किट लेवल गेटवे। तो सर्किट लेवल गेटवे कंप्यूटर सोर्स के ट्रैफिक को साथियों यहाँ पर से अलाउ और ब्लॉक करता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि फायरवॉल के प्रकारों को उनके कार्य करने की लेयर से मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले दे रखा है पैकेट फिल्टर फायरवॉल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है, याद रखना। कौन कौन सी पर? ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क पर करता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में अगर बात करें तो ये आपको कौन सा पर देखने को मिलेगा? मेन रूप से अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा कि जो इसके अंदर से बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो एक लेयर 4 है उस पर भी काम होता है इसका, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसके बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से अगर बात की जाए तो इसके नाम से ही आपको याद रखना है, ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट लेवल गेटवे के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये सेशन लेयर पर आपको काम करता हुआ देखने को मिल जाता, तो इससे यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि फायरवॉल जिस पॉइंट पर इंस्टॉल किया जाता है या फिर प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना उसको अपन क्या कहते हैं? चौक पॉइंट कहा जाता है। बात करें चौक पॉइंट के अंदर से तो साथियों फायरवॉल जिस पॉइंट पर इंस्टॉल किया जाता है या फिर प्राइवेट नेटवर्क या फिर पब्लिक नेटवर्क जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको चौक पॉइंट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि प्रॉक्सी फायरवॉल को और किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें ना मेरे भाई तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उसको अपन क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल के बारे में अगर बात करें तो ये आपको अलग प्रकार का देखना, प्रॉक्सी का टाइप का नहीं है। ठीक है, सर्किट वाला भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से रखा है नेट फायरवॉल, तो ये मेरे भाई इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस के लिए आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि बैकअप और रिकवरी के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। पहला दे रखा कि डेटा को मल्टीपल कॉपीज़ में सेव किया जाता है, यहाँ पर से बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि फॉल्ट आने पर उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं डेटा लॉस या फिर डेटा फेलियर पर डेटा पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई रेड का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि रेड 0 के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि यह ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग पर कार्य करता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें फॉल्ट टॉलरेंस शून्य होती है, ये बात भी ठीक आती है। और दूसरा बात करें तो इसमें रिडंडेंसी होती है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, तीनों नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरी रिडंडेंसी इसमें नहीं होती है, याद रखना है। मेन रूप से अगर बात करें तो रेड 0 है, ये ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग पर काम करती है और इस मॉडल में साथियों फॉल्ट टॉलरेंस होती है वो 0 होती है, याद रखना है। लेकिन अगर बात करें तो इसमें जो रिडंडेंसी होती है मतलब कि पुनरावृत्ति होती है वो इसमें आपको 0 देखने को मिलती है। नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है मतलब कि कथन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत आता है मेरे भाई, तो यहाँ पर से इसको काट देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रेड मॉडल की उनकी विशेषताओं के साथ में मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है।
पहला अपन बात करते हैं रेड वन के बारे में। रेड वन में मेरे भाई ब्लॉक्स की मिरर इमेज बनती है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, ये इससे मैच करा दो। दूसरा अगर बात करते हैं रेड थ्री के बारे में, रेड थ्री एक साथियों हार्ड डिस्क डेडिकेटेड रूप में साथियों पेरिटी बाइट को सेव करती है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, तो जाता है डेडिकेटेड पेरिटी बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। रेड 5 के बारे में अगर बात करते हैं तो रेड 5 है ये ब्लॉक स्ट्रिपिंग विद सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर से ये इसको मैच करा दो। और रेड 6 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना रेड 6 में क्या होता है कि डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी ऑफ ब्लॉक स्ट्रिपिंग के साथ में स्टोर करती है, याद रखना, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि रेड में डेटा स्ट्रिपिंग के कितने मेथड्स का उपयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना इसके अंदर से मेन रूप से अगर बात करें तो रेड में साथियों डेटा स्ट्रिपिंग के 3 मेथड का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा मेरे भाई, याद रखना 3 मेथड का यूज़ किया जाता है। उसमें से अगर बात करें तो आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा कौन सा, बिट वाला, बिट लेवल स्ट्रिपिंग देखने को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें तो बाइट वाला मिलेगा, बाइट स्ट्रिपिंग वाला मिलेगा। और तीसरा बात करें तो मेरे भाई कौन सा मिलेगा, ब्लॉक वाला। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग आपको देखने को मिलेगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रेड मॉडल में एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए रीड और सोलोमन कोड काम में लेते हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर आप बात करें, देखो साथियों मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, देखो एक आपको मैंने बताया था कौन सा, ऊपर बताया था कौन सा, RAID रेड 6 बताया था। इसके बारे में अगर बात करें तो रेड 6 के अंदर से साथियों एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए साथियों रीड सोलोमन कोड का काम में लेते हैं, याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से इसके अंदर से कौन सा कोड लेंगे, इसमें एमिंग कोड लेंगे। कौन सा लेंगे लाला, एमिंग कोड लेंगे, याद रखना है। कौन सा लेंगे, एमिंग कोड का प्रयोग किया जाता है रेड 2 के अंदर से, याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो डी है, वो सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, और बात करें जैसे रेड 5 है, इसमें से साथियों सिंगल पेरिटी का उपयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं रेड 10 या फिर अपन बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रेड मॉडल भी अपन इसको कह सकते हैं, कि संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। पहले अगर बात करें देखो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा रेड 1 और रेड 0 का संयोजन है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें स्ट्रिपिंग और मिररिंग मॉडल भी कहते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें कम से कम 4 हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि रेड 01 बोले तो रेड 0 और रेड 1 को यूजेबल कैपेसिटी याद करने का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सूत्र आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई वो मिलेगा N×C/2 आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि यदि किसी डेटा का कंप्लीट बैकअप लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से अगर बात करें यदि किसी डेटा का कंप्लीट बैकअप लिया जाए तो साथियों उसको अपन फुल बैकअप कहा जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर से आपका फुल बैकअप है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है इंक्रीमेंटल बैकअप के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये फुल बैकअप के बाद का चेंज डेटा लेता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं डिफरेंशियल बैकअप के बारे में, तो याद रखना यह केवल लास्ट चेंज फुल बैकअप को रखता है, याद रखना है। और फिजिकल बैकअप के अंदर से बात करें तो साथियों उसमें से डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और का बैकअप होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैकअप प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। पहला दे रखा है कि फुल बैकअप में टाइम सबसे ज़्यादा स्टोर होने में यूज़ होता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप में स्पेस की रिक्वायरमेंट फुल बैकअप से कम होती है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं डिफरेंशियल बैकअप में केवल लास्ट चेंज फाइनल बैकअप को ही रखा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
दूसरा देखा कि बैकअप प्रकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुक्रम आपको सीक्वेंस में मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले दे रखा है स्पेस रिक्वायरमेंट के अंदर से। तो स्पेस के अंदर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, स्पेस के अनुसार सबसे ज़्यादा से कम बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा FB, बोले तो फुल बैकअप आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें तो डिफरेंशियल बैकअप आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा IB बात करें तो मेरे भाई इंक्रीमेंटल बैकअप आपको देखने को मिलेगा। ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं टाइम के अनुसार आपसे पूछा गया है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये मिलेगा इंक्रीमेंटल बैकअप मिलेगा। फिर मिलेगा मेरे भाई कौन सा, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है मेन रूप से अगर बात करें तो इंक्रीमेंटल नहीं मिलेगा, इसमें से मिलेगा मेरे भाई कौन सा, याद रखना देखो, वो मिल जाता है FB, DB और IB। ये इससे मैच करा दो, ये लो भाई। और तीसरा बात करते हैं रिकवरी टाइम। रिकवरी के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा IB, DB और FB, यहाँ पर से याद रखना है। तो इनकी फुल फॉर्म मैंने बता दी मेरे भाई, तो याद रखना। जैसे FB आ जाता तो फुल बैकअप इसको कहते हैं, DB आ जाता तो डिफरेंशियल बैकअप कहते हैं, IB आ जाता तो इंक्रीमेंटल बैकअप इसको कहा जाता है। याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और लॉन्ग फाइल्स का बैकअप किसके अंतर्गत आता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई याद रखना, इन सभी का जो आता है वो फिजिकल बैकअप के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। बात करें तो साथियों इसके अंदर से फिजिकल बैकअप के अंदर से डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, लॉन्ग फाइल का बैकअप होता है, याद रखना है। लॉजिकल फाइल के अंदर से बात करें तो मेरे भाई लॉजिकल बैकअप में साथियों व्यू, टेबल, प्रोसीजर शामिल होते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर साथियों ये डेटा चेंज पर आधारित है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं डिफरेंशियल बैकअप के अंदर से, तो ये लास्ट फुल बैकअप के बाद के चेंज को सेव करता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि रिकवरी प्रोसेस मुख्य रूप से कितने प्रकार से होती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको 2 प्रकार की रिकवरी प्रोसेस देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी मेरे भाई, 2 प्रकार की। पहले अगर बात करें तो मेरे भाई पहले तो आ जाती है कौन सी, रोल फॉरवर्डिंग आ जाती है। कौन सी आती है, रोलिंग फॉरवर्डिंग। याद रखना मेरे भाई कौन सी आती है, रोलिंग फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपको कौन सा मिलेगा मेरे भाई, रोलिंग, याद रखना मेरे भाई, रोलिंग बैकवर्ड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही, 2 नंबर की रोलिंग यहाँ पर से देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि मेरे भाई जब एक ट्रांजैक्शन सही तरीके से कंप्लीट हो जाए तो इससे डेटा को ऑटोमेटिकली एक सुरक्षित स्थान पर स्टोर कर लिया जाता है, और इस रिकवरी मेथड को क्या कहते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इसको कहता है मेरे भाई शैडो पेजिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि IP सिक्योरिटी के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, यह एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक बात आती है। तो नेटवर्क लेयर तीसरे पर है, ठीक बात आती है। यह 2 प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है, ये बात भी ठीक आती है, जिसमें से ऑथेंटिकेशन हेडर और दूसरा इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी फिजिकल पेलोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर से ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं IPS मोड्स और उनके कार्यों के साथ में मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिल जाता है टनल मोड। दोबारा बता रहा है, टनल मोड के बारे में बात करें तो साथियों नेटवर्क लेयर से पूरे पैकेट को सिक्योरिटी एंड एंड टू एंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, ये लो भाई। और ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में बात करें तो साथियों केवल पेलोड को सुरक्षा और होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ पर से इसको मैच करा दूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा है, B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का पहला एंटीवायरस किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका देखने को मिलेगा मेरे भाई सबसे पहले रिपर नाम याद रखना है। कौन सा नाम याद रखना है, रिपर नाम आपको याद रखना है। ठीक है, रिपर नाम था उसका, इस एंटीवायरस का याद रखना है। और ये रे टॉमिल्सन के द्वारा बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही रहेगा। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जॉन मैकेफी। तो मेरे भाई जॉन मैकेफी के बारे में अगर बात करें, जॉन मैकेफी को साथियों एंटीवायरस का जनक कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई नाम दे रखा कौन सा, रे टॉमिल्सन। तो इनके द्वारा साथियों रिपर नाम का एक पहला एंटीवायरस बनाया गया था। दूसरा बात करते हैं बॉब थॉमस के बारे में। तो बॉब थॉमस हैं, ये साइबर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं, याद रखना है। एलन ट्यूरिंग आपको पता ही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों, आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो फायरवॉल है, ये आपका एक एंटीवायरस नहीं है। पहले तो अपने इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो फायरवॉल है, ये साथियों आपको एक एंटीवायरस नहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि साथियों यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, याद रखना है। पहली बात अगर बात करें और बात करें तो साथियों कौन कौन से, अवस्थ है, क्यूकेल है, रीपर आपको देखने को मिलेगा। एक आ जाता है कौन सा, एवीजी आ जाता है। एक कौन सा आता है, मैकफी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा, मैकफी आ गया। एक पांडा भी एंटीवायरस है मेरे भाई, कौन सा है, पांडा भी आपको देखने को मिलेगा। एक नॉर्थन भी मिलेगा मेरे भाई, कौन सा मिलेगा, नॉर्थन मिल जाता है। एक सिनेमेटिक आ जाता है। एक दूसरा अगर बात करें तो एक कौन सा आता है यहाँ पर से, ई स्कैन आपको देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है, ई स्कैन भी आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। एक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी आपको देखने को मिल जाता है। एक और अगर बात करें तो डॉक्टर वेब भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास में एंटीवायरस के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जितने पढ़ सकते हो मेरे भाई उनको पढ़ लेना, मैं वैसे जितने हो सकते हैं मैं आपको सारे लिखा दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लाभ या फिर बेनिफिट आपसे पूछे गए हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, इसकी स्पीड हाई होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका मेंटेनेंस कॉस्टली होता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ये नेटवर्क सिक्योर होता है, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। तो तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। एक वीपीएन की फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहा जाता है। इसकी आपके बेनिफिट मैंने यहाँ पर से आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पूरे नाम का मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों पीजीपी दे रखा है। पीजीपी के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिल जाता है, यह आ जाता है प्रिटी गुड प्राइवेसी आ जाता है। दूसरा बात करते हैं पीएमई, तो मेरे भाई प्राइवेसी एनहेंस्ड मेल आ जाता है, ये लो भाई। और एमआईएमई बात करते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस फायरवॉल को नेटवर्क सिक्योरिटी का गेटकीपर या फिर बैरियर कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना किसको कहा जाता है, तो याद रखना मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा फायरवॉल को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। फायरवॉल की अगर बात करें तो साथियों उसको नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर गेटकीपर या फिर बैरियर के रूप में जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि रेड 2 के संबंध में कौन से कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों यह एक हार्ड डिस्क डेडिकेटेड रूप में पेरिटी बिट को सेव करती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं पेरिटी बिट के लिए साथियों एरर करेक्टिंग कोड ईसीसी का यूज़ किया जाता है, यह बात भी ठीक आती है। और दूसरा बात करें तो ईसीसी के रूप में साथियों हेमिंग कोड का उपयोग करते हैं, ये बात भी ठीक आती है। इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है साथियों, रेड 2 के अंदर से डेटा रिडंडेंसी होती है, याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर से अगर बात करें तो मेन रूप से अगर बात करें रेड 2 है ना, रेड 2 के अंदर से आपको डेटा रिडंडेंसी तो ज़्यादा दिन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन साथियों इसमें से एक पेरिटी बिट की रिडंडेंसी हो सकती है, याद रखना है। इसमें से इसलिए बात गलत आती है। ये सही है, सही है, सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मुख्य उपयोग क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करें इसके साथियों तो यहाँ पर से याद रखना जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसमें साथियों मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस फायरवॉल का यूज़ किया जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है यदि मैसेज का पता थर्ड पर्सन को लग जाता है तो नेटवर्क की कौन सी प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है, वो आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात आ जाती है कि अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड के पास में मैसेज हाय भेजा, ठीक है, और वो उसके पास में हो जाता चेंज हो जाता, चेंज हो जाने के बाद में कि उसके पास में क्या भेजा गया वो आपको पता चल गया दूसरे थर्ड पर्सन को। अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे सपोज करो ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से इसके पास में इसने मैसेज सेंड किया, हाय सेंड किया, ये इसके पास में इसको भी पता चल गया कि इसके पास में हाय सेंड किया है। तो साथियों इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि उनकी प्राइवेसी लीक हो गई, तो प्राइवेसी वाला गोपनीयता वाला लगा देना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से आकर अंदर से बात करते हैं
तो इंटीग्रिटी क्या होती है? तो साथियों जब डेटा मॉडिफाई होता है तो ये टूटती है। दूसरा बात करते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है मेरे भाई? जब पहचान चुराई जाती है तब ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक नॉन रेपुडिएशन के बारे में अगर बात करें तो साथियों जब सेंडर भेजने से मना कर देता है तब आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फायरवॉल के कार्यों में क्या शामिल है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें नेटवर्क थ्रेट प्रोजेक्ट यहाँ पर बात करें तो प्रोटेक्शन आ जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा देखा है कौन सा? एप्लीकेशन है, फिर ओडेंटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये बात भी ठीक आ जाती है। दूसरा बात करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस वैलिडेशन, ये बात भी यहाँ पर से आपको सही देखने को मिलेगी। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है कि किस रेड मॉडल को वर्तमान में आउटडेटेड मॉडल कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, एक का तो कौन सा है? रेड, कौन सा? 2, 3 और 4, ये जो मॉडल हैं आउटडेटेड मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल में यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या शामिल होता है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो पासवर्ड भी होते हैं, बायोमेट्रिक भी अपन बोल सकते हैं, यूज़र नेम भी अपन बोल सकते हैं। अब सपोज करो आपने कोई टेलीग्राम बना रखा है, टेलीग्राम के ऊपर आपने आईडी बना रखी है, कोई दूसरा यूज़र के आपको उसको नहीं पता, तो साथियों इसके अंदर से आपको पासवर्ड उसके पता नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। दूसरा अगर आपके फ़ोन पे आपने बायोमेट्रिक खुद का लगा रखा है तो भी साथियों उसका ऑथेंटिकेशन आप नहीं तोड़ सकते। यूज़र नेम भी आपके पास में आपको खुद को पता, अगले वाले को नहीं पता, तो भी आप उसका ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। तो इसका उपयुक्त सभी आपका आंसर लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रिकवरी प्रोसेस के प्रकारों का मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं मेरे भाई रोलिंग फॉरवर्ड के बारे में अपन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो रोलिंग फॉरवर्ड में मेरे भाई कौन सा? रीडू ऑपरेशन देखने को मिलेगा, डेटा फाइल्स पर अप्लाई करती है, याद रखना। ये लो भाई रोलिंग बैकवर्ड के बारे में बात करें तो डेटाबेस फाइल में साथियों यहाँ पर सेगमेंट को रोल बैक करती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीपीएन का पूरा नाम आपको याद रखना है, अभी बताकर गया था मेरे भाई, कहा जाता है वीपीएन का नाम, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए आज का ये होमवर्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43 का। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट मोड में टनल मोड से कम ओवरहेड होता है, ये बात भी ठीक आ जाती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर से टनल मोड और ट्रांसपोर्ट मोड का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी का साइबर सिक्योरिटी से क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल दे रखा है। मेन रूप से अगर बात करें देखो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा अवेलेबिलिटी के अंदर से बात करें तो साथियों सिस्टम और डेटा को आसानी से उपलब्ध होना आपको देखने को मिल जाता है। साइबर सिक्योरिटी में साथियों अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि साथियों किसी भी कंडीशन में सिस्टम और डाटा आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, सीधी सी बात आ जाती है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई, अवेलेबिलिटी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डेटा जब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर भेजा जाता है तो वह किसी अनट्रस्टेड पर्सन को किसी भी प्रकार से प्राप्त न हो तो क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से वो आ जाता है कॉन्फिडेंटरी, मतलब कि गोपनीयता अपन इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल बैकअप के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा चाहिए, इस प्रकार के बैकअप में व्यू टेबल और प्रोसीजर को शामिल किया जाता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें डेटा फाइल्स को और कंट्रोल फाइल शामिल होती हैं, ये बात गलत आती है, ठीक है। तो मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई इसके अंदर से डेटा फाइल और कंट्रोल फाइल फिजिकली बैकअप में आती हैं, याद रखना, इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। किस में नहीं आते मेरे भाई, लॉजिकल बैकअप में नहीं आती हैं, तो ये बात गलत आती है, पहला सही ऑप्शन। दूसरा बात करते हैं ईमेल को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कितने प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से आपको कौन कौन से मेन रूप से आपको देखने को मिलेंगे, वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन से आते हैं मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से ईमेल को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए 3 प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो कौन कौन सा, एक तो PGP आता है, दूसरा अगर बात करें तो PEM आता है, और तीसरा
SME आता है, इस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। याद रखना, यह MIME नहीं दे तो साथियों यहाँ पर से दे देगा SMIME भी दे सकता है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि फायरवॉल से संबंधित लेयर का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो मेरे भाई पैकेट फिल्टर के बारे में बात करें तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल है मेरे भाई, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पर काम करता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से इसको मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं स्टेटफुल के बारे में बात करें मेरे भाई, ये यहाँ पर से बात करें तो आपको कौन सा पर देखने को मिलेगा, ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है या फिर लेयर 4 पर काम करता है, ये इससे मैच करा दो। एप्लीकेशन लेयर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेड 1 के प्रदर्शन और विश्वसनीयता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई, इससे रिलायबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, यह बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा होता है, ये बात भी ठीक आती है। इसमें परफॉर्मेंस लो होती है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और सवाल दे रखा है मेरे भाई, जब कोई मैसेज सेंडर के द्वारा भेजने के बाद में कोई अन्य व्यक्ति मॉडिफाई करके रिसीवर को भेज देता है तो उसे क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया। अब छोटी सी बात आ जाती है मेरे भाई, आपके पास में और ये एक ए है, ये बी है और एक तीसरा पर्सन सी है। यहाँ पर से आपके पास में या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को हाय भेजा, ठीक है, और इस भाई साहब ने क्या कर दिया, इसमें से चेंज कर दिया, बातों को मैनिपुलेट कर दी, हेलो भेज दिया गया। इसके पास में ये पहुँच जाता है, कहाँ पर पहुँचा मेरे भाई, यहाँ पर से हेलो चला गया, मॉडिफाई हो गया डाटा। तो मेरे भाई इसको अपन क्या कह सकते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मैन डॉप से अगर बात की जाए तो देखो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर से आपको डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पर से क्या हो गई, ब्रेक हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। तीसरा व्यक्ति अगर सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को मॉडिफाई करके रिसीवर को भेजता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मैसेज की डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पर से ब्रेक हो जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट ब्रेक, इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों यह इंटरसेप्शन के कारण होती है, याद रखना है। ऑथेंटिकेशन ब्रेक कब होता है, तो याद रखना ये फैब्रिकेशन के कारण होते हैं, याद रखना है। और दूसरा बात करते हैं अवेलेबिलिटी, बात करें तो मेरे भाई ये इंटरप्शन के कारण होती है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर से साथियों जो नेटवर्क सिक्योरिटी का आपकी एक क्लास आ चुकी है, जिसमें साथियों अपन ने टॉप 50 MCQs कर लिए गए हैं। मैं प्रयास करूँगा साथियों 2 क्लास और लेकर आ जाऊँ, जिससे साथियों आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है इसके 150 MCQs आपके पास में से बढ़िया तरीके से कलेक्शन हो जाए मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में नेटवर्क सिक्योरिटी में मज़ा आ रहा मेरे भाई, तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। और साथ ही जो थ्योरी वाली क्लास है उसको मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगा, जो कि DSA की क्लास छोड़ी हुई है बीच में, और साथ ही अपन बात करें DBMS की भी कुछ छोड़ी हुई है। मैन डॉप से अगर बात करें तो साथियों जो BCI और SCI के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे अपन कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।